नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। हम लोग अशोक के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे तथा अशोक जो है कौन से युद्ध किए थे, कौन से अभिलेख, ये सब कुछ बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखा कीजिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, हम जिन शेरों के चित्र जो रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। हमारे पास जो रुपए पैसे हैं उस पर हम लोग उस पर शेर का एक चित्र होता है। उनका क्या है, एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया है। वे जो हमारे रुपए पे जो शेर का चित्र है उनको कहाँ से बनाया गया है, उनको पत्थरों को काट करके बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उसको सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इस विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा ही था। अध्याय 6 में सारनाथ के बारे में हमने पढ़ा था। आप उसको याद कीजिए। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो एक बार पिछले वाली क्लास को देख लीजिए। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अशोक के दिशा निर्देश पर, इसके निर्देश पर इसके जैसे, अशोक जो ये जो है रुपए के जैसे हैं, इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख क्या किए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, पहले उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक ने जिस साम्राज्य पे शासन करते थे उसकी स्थापना जो था उसके दादा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य उनका नाम था, उन्होंने लगभग 2300 साल पहले, लगभग कितने, 2300 साल पहले किए थे। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। इस नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था में जो सहायता करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे वो, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। चाणक्य के कई विचार हमको किस पुस्तक से मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र नाम का एक पुस्तक है, उससे चाणक्य के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। आइए वंश के बारे में देखते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। वंश किसे कहते हैं, वंशज किसे कहते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये वंशज है, ये फलना साम्राज्य का वंशज है, ये इस साम्राज्य का वंशज है। तो वंश किसे कहते हैं, जब एक ही परिवार के कई सदस्य, मान लीजिए दादा, दादा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे करके जो शासन करते हैं उसको ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। मौर्य वंश में कितने राजा हुए हैं, 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। पहला क्या था, चंद्रगुप्त थे, फिर उसका बेटा बिंदुसार था, फिर उसके बाद में उसका बिंदुसार का पुत्र अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार हुआ, फिर बिंदुसार के बेटा कौन हुए, अशोक हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे मौर्य वंश के 3 शासक थे। ठीक है, अब चलिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में क्या थे, बहुत से नगर थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अभी हम लोग मानचित्र देखेंगे आगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर को दिखाया गया है। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला कहाँ था, तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का क्या था, वो मार्ग के रूप में काम करता था। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। कौन, उज्जैन। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, साम्राज्य के बहुत से क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में कौन कौन बसे हुए थे,
किसान और पशुपालक जो है ये गांव में बसे हुए थे। मध्य भारत इसके जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत के जैसे इलाका जो क्या थे वे ज़्यादातर अधिकांशतः हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। वहाँ पे जो व्यक्ति रहते थे जो अधिकांशतः जंगलों का हिस्सा हुआ था, वहाँ पे लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे, तो फल फूलों का संग्रहण करके और जानवरों का शिकार करके उनको अपना जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। जिन जगहों पर, इसके बारे में देखते हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। अभी हम लोग मानचित्र देखेंगे कि जिन जगह पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उसको किस कलर से दर्शाया गया है, उसको लाल बिंदु से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। और उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख भी मिले हुए हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। अभी हम लोग मानचित्र को देखते हैं। ये हमारा मौर्य साम्राज्य का मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पे लाल जो है, जहाँ जहाँ पे लाल बिंदु दिया गया है वहाँ से अभिलेख मिले हैं, और जहाँ पे काला दिया हुआ है वहाँ पे क्या है, वो महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, मौर्य काल में। यहाँ पे देखिए कौन कौन से अभिलेख मिले, जैसे नमक से यहाँ पे अभिलेख मिले हैं, कंधार से मिले हुए हैं, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, मेरठ, टोपड़ा, बहादुर, दिल्ली, यहाँ पे गुज्जर, गिरनार, पंगुराशिया, सांची, रूपनाथ, रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा जो बिहार में पड़ता है, लौरिया, अरेरा जो भी बिहार में पड़ता है, सारनाथ यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से अभिलेख मिले। यहाँ पे काला जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, तक्षशिला महत्वपूर्ण नगर थे। यहाँ पे उज्जैन भी क्या थे, अशोक के समय, मौर्य साम्राज्य के समय में महत्वपूर्ण नगर थे। यहाँ पे पाटलिपुत्र भी थे, महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के समय में एक महत्वपूर्ण ही नगर थे। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो लाल कलर से दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे धौली है, जौगढ़ है, कलिंग उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। पंगुरथिया, गिरनार गुजरात में पड़ता है, शोपारा, सन्नती, मास्की और गुज्जर। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, ये सब भी क्या है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अशोक के अभिलेख जो हैं वे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे ही हम लोग देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। राज्य जो था उस समय, राज्य जो था वो साम्राज्य से कैसे भिन्न था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य क्या होते हैं, राज्य से बड़े होते हैं। राज्य से बड़े होते हैं साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना सुनते होंगे। तो राज्य से बड़ा कौन होता है, साम्राज्य होता है। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की क्या होती थी, ज़रूरत होती थी। इसलिए राजाओं को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। किस लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य की रख रखाव करने के लिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की क्या होती थी, ज़रूरत होती थी। अब आगे ये देखते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, मौर्य साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा था। इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंगों से शासन किया जाता था। ठीक, पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर किसका नियंत्रण था, तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की क्या करते थे, नियुक्ति किया करते थे। ठीक है, आगे क्या है कि जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको क्या है, सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है, इन सबके ऊपर सम्राट था। इन सबके ऊपर क्या था, सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर क्या करते थे, नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्या थे, क्षेत्र भी थे और उसको प्रांत भी बोला जाता है। और इन सब पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर क्या किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना करके भेजा जाता था देख रेख करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है,
प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे, ठीक है। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, रास्ते और नदियों पर क्या करते थे, नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए क्या थे, एक महत्वपूर्ण ही थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम किसके लिए, उत्तर पश्चिम जो थे कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संभव है कि संसाधन किस रूप में इकट्ठे किए जाते थे, नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब ये नजराना क्या होता है, नजराना क्या होता है, तो जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। जहाँ कर जो था, टैक्स जो था, नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो था अनियमित रूप से इकट्ठा किए जाते थे। कर नियमित रूप से इकट्ठा किए जाते थे, लेकिन नजराना जो था अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना जो अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से दे देते थे वो नजराना के रूप में होता था, उसको कभी कभी लिया जाता था। लेकिन कर जो था, टैक्स जो था, हमेशा इकट्ठा किया जाता था। अब आइए आगे देखते हैं कि राजधानी में सम्राट के बारे में हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का था, जो कि ग्रीस यूनान का था, ठीक है। ग्रीस यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया हुआ है। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा था उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट जो था जब जनता के सामने आते थे उस अवसर पर क्या था, शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। फूलों की बौछार किया जाता होगा, गाने बाजे साजबाज से उनका स्वागत किया जाता होगा। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सम्राट को उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। बताइए, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ क्या करता था, चक्कर लगाता रहता था, ठीक है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। अब इतनी बड़ी साम्राज्य के जो शासक होंगे उनको तो डर रहता ही होगा। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में आइए देखते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। दो और तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे, ठीक है। 2 और 3 मंजिले वाले जो घर थे वो किस किस चीज़ से बने थे, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। राजा का महल किससे बना हुआ था, काठ से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं राजा द्वारा खाना खाने से पहले उस खास नौकर को क्यों चखते थे। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ठीक है। अध्याय 3 में हम लोग देखे थे पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखे ही थे, ठीक है। आगे देखिए, आइए आगे देखते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, ठीक है। अंत में क्या आते थे, जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी क्या दे, चीज़ें ला करके दे, ठीक है। आगे क्या है कि अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक किस वंश से थे, मौर्य वंश से। अशोक किस वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक ऐसे पहले शासक थे जो अपने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपना सीधा संदेश जो था पहुंचाने की क्या किए थे, कोशिश किए थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। कौन सी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख है, इसके बारे में देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किए थे। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किए थे, ठीक है। अब अशोक के कलिंग विजय का जो जो वर्णन मिलता है हमको, उनके अभिलेख जो होते हैं उनके 13वें अभिलेख में मिलते हैं, ठीक है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन उस 13वें अभिलेख में मिलते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, और उसी में जो है 5 यौवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें अभिलेख में 5 यौवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी मिलता है, जहां उसने धम्म प्रचारक भी भेजे थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। लगभग 1.5 लाख लोग क्या किए गए थे, बंदी बना लिए गए थे। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ था। क्यों? अशोक, ये सभी अशोक की बातें हैं, ठीक है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये सभी अशोक का कथन है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद में मेरे बेटे पोते युद्ध ना करे। जब 1.5 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, तो इतने जंग नरसंहार हुए थे। उसके बाद में क्या हुए थे, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और इस युद्ध के बाद में उन्होंने ये अभिलेख उत्कीर्ण किए थे कि ताकि मेरे आने वाले बाद में जो भी वंशज होंगे, मेरे बेटे पोते, वो युद्ध ना करेंगे, ठीक है। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे प्रभावित हुआ है, ठीक है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म जो है संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म का प्राकृत रूप धर्म है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में देखते हैं। कलिंग जो था, कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था, कलिंग था, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर के उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी क्या युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अशोक का धर्म क्या था? अब अशोक के धर्म के बारे में देखने की क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धर्म में जो था, किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की क्या आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी क्या हुए थे, प्रेरित हुए थे, ठीक है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना भी थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते जाते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धर्म की क्या करते थे, शिक्षा भी देते थे कि लोग आपस में मिलजुल करके रहें, हिंसा ना फैलाएं, आपस में लड़ाई ना करें। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों
पंखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ करके सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उस समय तो इतने पढ़े लोग लिखे लोग नहीं थे, इसलिए एक अधिकारी की नियुक्ति करते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूत भेजे थे। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजे थे। अशोक श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजे थे। ठीक है, उन्होंने अशोक ने सड़कें भी बनवाई थे, कुआं खुदवाए थे और विश्राम गृह भी बनवाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा के भी क्या किए थे, चिकित्सा व्यवस्था भी किए थे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ है। ठीक है, बिहार के रामपुरवा कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में, कहाँ, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, ये देखिए आपका ये रामपुरवा स्थित जो है ये अभी राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे उसको देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उनके बच्चों का विवाह होता था। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा क्या होंगे, फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, ये क्या है, ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, कभी एक तरफा बात नहीं करना चाहिए, एक तरफा सोचना नहीं चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर किसी को दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म की ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्या होगा, भेदभाव फैलेगा एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज एक प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ब्राह्मणी लिपि जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण हुई है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि जो है आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ थी वो पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मणी लिपि में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ पे अ अक्षर को अलग अलग लिपि और भाषाओं में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आरंभिक ब्राह्मणी लिपि, इसमें ये अ लिखा हुआ है। आरंभिक ब्राह्मणी लिपि में देखिए अ कैसे लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि यानी हिंदी में अ कैसे लिखा हुआ है, बांग्ला में अ कैसे लिखा हुआ है, मलयालम में कैसे लिखा हुआ है और तमिल में अ कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आइए ये अन्यत्र देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों तक इस चीन की दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। 2000 वर्षों तक इसका निर्माण चलता रहा, क्योंकि चीन के सम्राट जो भी थे जैसे जैसे युद्ध करते थे, जैसे जैसे दूसरे राज्य दूसरे जगह को हड़पते थे, वैसे वैसे उनकी दीवार की लंबाई क्या होती थी, बढ़ती जाती थी। ठीक है,
पत्थर और ईंट से बनी है, पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इसकी ऊपरी सतह कैसी चौड़ी है? सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ता था उस समय। 100 से 200 मीटर की दूरी, 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये अब आपको सोचना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। बाकी अशोक के बारे में हम एक अलग टॉपिक को लेकर के आएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।